अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा-सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए थे, जितने भी वीडियोज़ को अपलोड किया था, उन्हीं वीडियोज़ के अंदर से इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या है, तमाम सवालात यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत आसान है। आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जितने भी वीडियोस लिए थे उन्हीं के अंदर से यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। ठीक है ना, पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया था, वो भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं अभी वीडियो के दौरान क्या है, उस टॉपिक को मैं डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो आज की वीडियो क्या है, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, बहुत अच्छी है, आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को क्या है, ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, नशोनुमा या नमू या बालिदगी के ताल्लुक से सही बयान की शनाख्त कीजिए। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ताल्लुक से कौन सा बयान सही है, इन 4 ऑप्शंस में से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहली बात तो देखिए, बहुत सारे लोग ना कमेंट में ये पूछ रहे थे कि ग्रोथ को इंग्लिश में क्या उर्दू में क्या कहते हैं और डेवलपमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं बोलकर। तो देखिए, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ को ना बाज़ बुक्स में उर्दू में नमू और बालिदगी कहा गया है और डेवलपमेंट को नशोनुमा कहा गया है। इसी तरह से बाज़ बुक्स में क्या है, डेवलपमेंट को नमू कहा गया है और ग्रोथ को बालिदगी कहा गया है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप लोग उर्दू में याद रखने से बेहतर है कि आप लोग ना इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलकर। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल के ताल्लुक से हम लोग इसको क्या है, हल करने की कोशिश करते हैं कि नशोनुमा बालिदगी के ताल्लुक से सही बयान कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका नशोनुमा यानी नमू बालिदगी का एक हिस्सा होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका नमू, नशोनुमा का अमल रहे में मादर से शुरू होकर लहद तक जारी रहता है। तीसरा ऑप्शन है आपका बालिदगी का अमल पैदाइश से शुरू होता है और एक मखसूस उम्र पर रुक जाता है। चौथा ऑप्शन है आपका बालिदगी और नशोनुमा नमू किसी भी तरीके से एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए, जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है ना, यानी बालिदगी क्या है, नशोनुमा का एक हिस्सा है। अब देखिए, अभी मैं बताइए आपको कि उर्दू में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या है, बाज़ जगह पर नमू कहा गया है, बाज़ जगह पर नशोनुमा कहा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइए बोलकर। अब आप लोग देखिए, यहीं पर आप लोग को सबूत मिल गया। इंग्लिश में देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ पर, ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ बोलकर दिया गया है। यानी सेकंड ऑप्शन में ग्रोथ दिया गया है, उसी ग्रोथ को उर्दू में देखिए नमू या फिर नशोनुमा कहा गया है। ठीक है, जबकि बाज़ बुक्स में हमारे पास ग्रोथ को बालिदगी कहते हैं और डेवलपमेंट को नशोनुमा कहते हैं। अब देखिए, ये उर्दू में जो सेकंड ऑप्शन है आपका, ग्रोथ को यहाँ पर बालिदगी लेना था, लेकिन बालिदगी नहीं लिया गया है बल्कि नशोनुमा बताया गया है। तो इससे क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको सवाल पूछा जाता है तो आप लोग ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से उर्दू में इसको मत देखिए ऑप्शंस, क्योंकि कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। इंग्लिश में ही ऑप्शंस को देखिए, खास तौर पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंग्लिश में ही बेहतर है, उर्दू में यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ जगह पर ग्रोथ को बालिदगी कहा गया है और बाज़ जगह पर ग्रोथ को नशोनुमा कहा गया है। अब यहीं पर आप इंग्लिश और उर्दू के ऑप्शंस को देख सकते हैं। आप लोग इंग्लिश में एक बता रहा और उर्दू में यहाँ पर एक ऑप्शन है। ठीक है ना, जो इंग्लिश में जो ऑप्शन सही है वही सही है, वो उर्दू में यहाँ पर बहुत कंफ्यूज कर दिया गया है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट, यानी नशोनुमा बालिदगी का एक हिस्सा होता है, मतलब नशोनुमा बालिदगी का हिस्सा नहीं होता बल्कि बालिदगी नशोनुमा का हिस्सा होता है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। इसको यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी ऑप्शंस दे रही हूँ और उर्दू में भी दे रही हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, बच्चों की परवरिश के ज़मन में किस खुदमुख्तारी को मंजूर नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है आपका गैर शामिल शुदा, ऑप्शन बी है आपका मुतलकुल अनान, ऑप्शन सी है आपका तहकुमाना और ऑप्शन डी है आपका आबाहता।
तो ये देखिए, मैंने इस टॉपिक को आपसे डिस्कस नहीं किया है, यही वो टॉपिक थी जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। तो लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी मुतलकुल अनान। यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलती हूँ। साइकोलॉजी में देखिए, बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से 4 तरीके बताए गए हैं, ठीक है ना। एक है आपका अनइन्वॉल्व्ड, दूसरा है आपका परमिसिव, और तीसरा है आपका अथॉरिटेटिव, और चौथा है आपका और क्या है भाई, ऑटोक्रेटिक, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके बच्चों की परवरिश के ताल्लुक से बताए गए हैं कि हम बच्चों को किस तरह से परवरिश कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला है आपका अनइन्वॉल्व्ड, यहाँ पर वो माँ बाप होते हैं और यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिसमें क्या है, माँ बाप बच्चों से प्यार भी नहीं करते और बच्चों को क्या है, स्ट्रिक्ट भी नहीं करते। मतलब बच्चों की यहाँ पर अच्छी तरीके से तरबियत नहीं होती, ठीक है ना। वो माँ बाप ना तो बच्चों की केयर करते हैं, ना तो उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार भी नहीं करते, वो लोग को डरा कर भी नहीं रखते, सही और गलत के बारे में भी नहीं बोलते, मतलब बिल्कुल छोड़ डालते उन लोग को, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जिसको प्यार मोहब्बत नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, जिसको क्या है, सही और बुरे में फर्क करने की तमीज नहीं होती, जिसकी तरबियत सही नहीं होती, वैसे बच्चे क्या है, डाकू बन सकते हैं, मर्डर करने वाले बन सकते हैं, चोर बन जा सकते हैं, ठीक है ना। सही छोटे और बड़ों से प्यार नहीं करते ये लोग, मतलब लड़ाई झगड़े, खून करने वाले, इस टाइप के बच्चे यहाँ पर उन लोग की मतलब वैसे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं जिसको प्यार मोहब्बत नहीं मिलता और जिसकी सही तरबियत नहीं होती। वैसे बच्चे और वैसे माँ बाप क्या है, अनइन्वॉल्व में शामिल होते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है आपका परमिसिव। परमिसिव तरीके के अंदर देखिए, बच्चे की परवरिश के ताल्लुक से यहाँ पर ऐसे माँ बाप आते हैं और ऐसे बच्चे आते हैं जिसको क्या है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन ये लोग को क्या है, स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, ठीक है ना। जहाँ पर रोकना है वहां पर रोका नहीं जाता, बल्कि हर उन लोग की क्या है, हर बात को माना जाता है, उनकी जी हुजूरी की जाती है, मतलब बच्चों की हर चीज को यहाँ पर पूरा किया जाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं माँ बाप यहाँ पर बच्चों से। उन लोग को क्या है, स्ट्रिक्ट नहीं रखा जाता, मतलब कुछ भी अगर बच्चे गलत भी कर रहे तो क्या है, हंसी खुशी से वो गलती को मान लेते माँ बाप, कुछ भी गुस्सा नहीं करते। अगर गलत भी कर रहा बच्चा तो वहां पर नहीं रोकते, लाड़ पर बहुत ज्यादा होता बच्चों को यहाँ पर। तो ऐसे बच्चे भी क्या है, गलत काम कर रहे भी तो वो लोग को क्या है, गलत महसूस नहीं होता, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है आपका अथॉरिटेटिव। यहाँ पर देखिए, वो माँ बाप आते हैं और वो बच्चे आते हैं जहाँ पर प्यार भी बराबर रहता है और रूल्स भी बराबर रहते हैं, ठीक है ना। माँ बाप बच्चों को प्यार मोहब्बत भी बराबर करते हैं, उन लोग की जरूरियात को भी पूरा करते हैं और उन लोग को क्या है, सही और गलत की ट्रेनिंग भी देते हैं। जहाँ पर बच्चा गलत कर रहा हो तो फौरन उसको रोक भी डालते हैं, उसको क्या है, गुस्सा भी करते हैं और साथ ही उसको प्यार भी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तरबियत बहुत अच्छी होती है बच्चों की, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत भी बराबर रहता है और रूल्स भी यहाँ पर बराबर होते हैं। यह परवरिश के अंदर सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद जो चौथा तरीका है परवरिश का, वो है आपका ऑटोक्रेटिक। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों को क्या है, माँ बाप ज्यादा प्यार नहीं करते, ठीक है ना, उन लोगों की ज्यादा केयर नहीं करते, बच्चों के जज्बात को ज्यादा समझते नहीं यहाँ पर माँ बाप, लेकिन रूल्स ज्यादा होते हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जो माँ बाप बोलते हैं वही बच्चे को करना पड़ता है। इस तरीके में बच्चे क्या है, खुलकर अपने फीलिंग्स को बाहर जाहिर नहीं कर सकते, अपने जज्बात को सामने वालों को बता नहीं सकते। बच्चे क्या है, अपने माँ बाप जो कहते हैं वही बच्चे यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। आजाद तौर पर जिंदगी यहाँ पर बच्चे नहीं गुजार सकते। तो इस तरीके में क्या है, बच्चों को प्यार मिलता है लेकिन कम मिलता है, रूल्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं, बच्चों को यहाँ पर स्ट्रिक्ट तरीके से रखा जाता है, ठीक है। ये तरीका भी परवरिश के लिए अच्छा तरीका नहीं है। इस तरीके में बच्चों को आज़ादी नहीं मिलने की वजह से बच्चे क्या है, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते, हमेशा क्या है, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, आज़ाद तौर पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपने फीलिंग्स को किसी से भी जाहिर नहीं कर सकते, मतलब खुद मुख्तार नहीं होते यहाँ पर बच्चे इस तरीके में। तो आपका जो ये दूसरा सवाल है कि बच्चों की परवरिश में किस तरीके के अंदर खुद मुख्तारी को, मतलब आज़ाद तरीके को मंजूर नहीं किया जाता,
तो उसका जो सही जवाब है वो है आपका मुतलकुल अननान यानी ऑटोक्रेटिव ऑटोक्रेटिक। इस तरीके के अंदर क्या है बच्चों को क्या है अपनी आज़ादी मतलब आज़ादी से रहने की यहाँ पर इजाज़त नहीं होती। ये वो तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 4 तरीके पसंद आए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अच्छे से याद रखिए, परमिसिव में क्या है बच्चों को प्यार ज़्यादा मिलता है, स्ट्रिक्ट ज़रा भी नहीं रखा जाता। उसके बाद क्या है आपका अनइन्वॉल्व में क्या है बच्चों को ना तो प्यार मिलता है, ना तो केयर मिलती है और ना तो बच्चों को स्ट्रिक्ट रखा जाता है। बिल्कुल क्या है बच्चे वो लोग को क्या है लावारिस बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल छोड़ डालते माँ बाप उन लोग को। उनकी माँ बाप को बच्चों की फिक्र ही नहीं रहती, किधर तो भी चले जाने दो बच्चे, ऐसे यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आपका जो तीसरा तरीका है आपका अथॉरिटेटिव, यहाँ पर बच्चों को प्यार भी मिलता है, यहाँ पर बच्चों की केयर भी की जाती है और स्ट्रिक्ट भी रखा जाता है, मतलब रूल्स भी यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद जो चौथा तरीका है आपका ऑटोक्रेटिक, यहाँ पर क्या है रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और प्यार बहुत कम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो तीसरा तरीका है तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो है अलामती और अनानियत मरकूज सोच इस दर्जे की अहम खुसूसियात हैं। ऑप्शन ए है आपका मकरूल अमलियात दर्जा यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है आपका हिस्सी व हरकी दर्जा यानी सेंसरी मोटर स्टेज, तीसरा है आपका माक़ब्ल तफ़ाउली दर्जा यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है आपका रस्मी अमलियाती दर्जा यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी यानी माक़ब्ल तफ़ाउली दर्जा, जिसको हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब बच्चा यहाँ पर ये अना मरकूजियत होती है यहाँ पर बच्चे के अंदर। बच्चा ये सोचता है कि सारी दुनिया उसी के अतराफ घूम रही है। बच्चा क्या है मेन होता है यहाँ पर, बच्चा क्या है सेंट्रिक होता है, मतलब सेंटर में होता है। बच्चा ये महसूस करता है कि हर चीज़ उसके अतराफ घूम रही है और वो अपने आप को क्या है बहुत मेन समझता है, जिसको हम इंग्लिश में ईगो सेंट्रिक कहते हैं या फिर वर्ल्ड सेंट्रिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी यानी माक़ब्ल तफ़ाउली दर्जा यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वक्त के तफ़ाउल के तौर पर इंकशाफ होने वाली हयातियाती तवारुसी सलाहियतें या उम्र से ताल्लुक़ रखने वाली तरतीब को ये कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका पुख्तगी, ऑप्शन बी है आपका तरक्की, ऑप्शन सी है आपका बालिदगी या नशोनुमा और ऑप्शन डी है आपका नमू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुख्तगी, यानी पुख्तगी क्या है इंसान की जब एक उम्र आ जाती है बच्चे की या फिर लड़की की हो या फिर लड़के की, तो उस उम्र के वक्त क्या है बच्चा क्या है मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर क्या है पुख्तगी आ जाती है, ठीक है ना। मैं मेरे वीडियोस में बताई थी कि लड़कियां क्या है लड़कों से 2 साल पहले मेच्योर हो जाती हैं और लड़के क्या है लड़कियों के 2 साल या 1 साल बाद मेच्योर होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक खास मुद्दत में मेच्योरेशन बच्चों के अंदर आती है, 12 साल में या फिर 13 साल में हम लोग ले सकते हैं। तो मेच्योर कब होते हैं, पुख्तगी बच्चों में कब आती है, एक उम्र के हिसाब से बोले तो 12 या 13 साल के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर सवाल में वही पूछा जा रहा है कि एक खास उम्र से जो क्या है ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ है जिसमें क्या है बच्चों में हयाती तौर पर तब्दीली आती है, उसको हम क्या कहते हैं बोलकर पूछा जा रहा है। तो वो क्या है आसान जवाब है आपका पुख्तगी यानी मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके फ़रोग़ के लिए मेनिमोनिक्स यानी मुआविन हाफिज़े को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है आपका तफ़हीम, ऑप्शन बी है आपका हाफिज़ा, ऑप्शन सी है आपका ज़हानत और ऑप्शन डी है आपका इख्तिरायत। जो इसका सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी यानी हाफिज़ा, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। मेनिमोनिक क्या है, एक मेमोरी की एक टाइप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसका एक कोड हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग एक अलामतों के जरिए हम लोग उसको याद रख लेते हैं, ठीक है ना। आप सपोज समझे कुछ भी हार्ड वर्ड है, हम लोग को वो याद नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कुछ भी एक आसान चीज़ ले लेते हैं हम लोग जिससे हम लोग को याद आ जाता हो, ठीक है ना। अब देखिए मैं पर्सन क्या करी मालूम है, क्या है करीमनगर में धान की फसल वहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर चावल ज़्यादा खाने वाले लोग होते हैं बोलकर। तो मैं क्या करी, अब करीमनगर याद नहीं रहता बोलकर मैं क्या करी थी, अब हमारे पास एक करीम नाम के एक शख्स है जिसको हम लोग करीम मामू बोलकर बोलते हैं। तो उनके नाम उन्होंने मतलब थोड़े से मोटे हैं समझिए, तो मैं क्या करी अब उसको वो याद रहने के लिए करीमनगर से करीम मामू चावल खा खा कर मोटे हो गए बोलकर क्या करी मैं उस नाम से उसको याद रखी मैं, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को हम लोग याद रखने के लिए जो हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जो अलामतें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए,
तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेनेमोनिक्स कहते हैं। ये मेमोरी की किस्म होती है, ठीक है। तो मैं क्या करी, देखिए अब उसको करीमनगर को याद रखने के लिए, चावल की फसल वहां पर ज्यादा होती है, चावल वहां पर ज्यादा लोग खाते हैं बोलकर मैं उसको करीम मामू से याद रख ली। करीम मामू चावल खा खा कर थोड़े मोटे हो गए बोलकर इससे करीमनगर को याद रख ली मैं। तो ये एक हमारी ट्रिक्स होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, मेनिमोनिक्स कहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल एक को तुफले मरकूज तदरीसी इक्तिसाबी अमल के एहतमाम के लिए मद्देनजर रखने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है आपका मुताल्ले की आदतें, ऑप्शन बी है आपका तहसीली मुहरिका, ऑप्शन सी है आपका इनफरादी तफाफुआत और ऑप्शन डी है आपका सरफ रुझान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनफरादी तफाफुआत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तुफले मरकूज यानी चाइल्ड सेंट्रिक के अंदर क्या है, हम लोग को क्या है, हर बच्चे के ऊपर हम लोग को नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चा क्या है दरमियान में होता है। तो आप क्या है सिर्फ किसी एक बच्चे पर क्या है आप फोकस नहीं कर सकते, किसी एक बच्चे को आप नज़र में रखकर उसको नहीं पढ़ा सकते। आपको क्या है जितने बच्चे होते हैं हर बच्चे के हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हर बच्चे के अंदर क्या है फ़र्क पाया जाता है, उसकी दिलचस्पियाँ अलग होती है, उसका तरीक़ा तदरीस को उसके हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हर एक के अंदर डिफरेंसेस अलग होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंसेस अलग पाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या है पढ़ाते वक्त वो चीज़ों को नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजुरा के मुताबिक मुशाहिदती इक्तिसाब है। ऑप्शन ए सिलसिलावारियत, ऑप्शन बी साख्तियत, ऑप्शन सी सूरतगिरी, ऑप्शन डी तखलीदियत। इसका जो सही आंसर है वो है आपका तखलीदियत यानी मॉडलिंग। बेंजुरा ने क्या है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो पेश किया था उसको अलग कई नेम्स भी दिए थे उन्होंने, जैसा कि क्या है आपका इमिटेशन है, मॉडलिंग है, ठीक है ना, मतलब निखाली करना किसी की, ठीक है ना, समाजी इक्तिसाब, सोशल लर्निंग भी इन्होंने इसको नाम दिया था। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम देखकर सीखते हैं वो तमाम चीज़ें क्या है मुशाहिदती इक्तिसाब के अंदर आ जाती हैं। आपको याद भी होगा कि इन्होंने इसको मॉडलिंग भी कहा था। मॉडलिंग यानी हमारे लिए कोई इंसान जब हमारा जो रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल यानी हम उसको देखकर उसकी चीज़ों को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सामने वाला जो जैसा करता है वैसा ही हम करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, रोल मॉडल कहेंगे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए एक रोल मॉडल है ये, ठीक है ना। तो उसी तरह से हर एक के कोई ना कोई एक रोल मॉडल होते ही है। तो इसी वजह से इस थ्योरी को क्या है मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर किसी तालिबे इल्म को हर 5 मिनट पर हर सही रद्द अमल पर इनाम मिलता है तो कमक का निज़ामुल अमल ये है। ऑप्शन ए है आपका मुकर्ररा तनासुब, ऑप्शन बी है आपका मुतफर्रिक, ऑप्शन सी है आपका मुसस्सिल और ऑप्शन डी है आपका मुकर्रराए वक्फा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी मुकर्ररा वक्फा, जिसको हम फिक्स्ड इंटरवल कहते हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने बताया भी था कि फिक्स्ड इंटरवल में क्या है टीचर वहाँ पर कुछ चीज़ों को फिक्स कर लेता है, इनाम को फिक्स कर लेता है कि हर 5 मिनट में या फिर थोड़ी थोड़ी देर को मैं बच्चों में मुहरिका पैदा करने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उन लोग को क्या है मैं गिफ्ट दूंगा बोलकर एक टाइम फिक्स कर लेता है। उसको हम क्या कहेंगे, मुकर्ररा वक्फा कहेंगे यानी फिक्स्ड इंटरवल कहेंगे। मुसलसल में तो क्या होता है लगातार बच्चों को क्या है मुसलसल इनामात दिए जाते हैं, उसके अंदर कुछ भी वक्फा को या फिर कुछ भी टाइम को हम लोग क्या है हम लोग फिक्स नहीं करते। ये मुसलसल हो गया आपका। मुतफर्रिक यानी वेरिएबल में क्या होता है हम लोग चेंज करते रहते हैं, हम लोग बार बार हम लोग तब्दील करते रहते हैं। एक बार 1 घंटे के बाद दिए तो हम लोग क्या है फिर 5-6 घंटों के बाद इनाम दे सकते हैं हम लोग, कभी 5-6 घंटों के बाद दिए तो फिर हम लोग कभी 2 घंटों के बाद भी दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी क्या बोलते हैं टाइम फिक्स नहीं रहता, हम मुसलसल भी नहीं देते, कुछ भी एक सर्टेन टाइम यानी कुछ भी एक टाइम भी हम लोग इसको क्या है कंडक्ट नहीं करते, हमारा दिल बोले जब हम यहाँ पर देते रहते हैं तो उसको हम क्या है मुतफर्रिक कहेंगे। जो मुकर्ररा तनासुब है यानी फिक्स्ड रेशो है, यहाँ पर हम बच्चों की सलाहियत के हिसाब से यहाँ पर हम लोग बच्चों को इनाम देते हैं। हम बोल रहे कि अगर आप 2-3 टेस्टों में पास हो गए तो हम आपको 1 इनाम देंगे। हम देखना चाह रहे कि आप फर्स्ट टेस्ट में पास होते हैं या फिर 2 टेस्ट में पास होते हैं, अगर 2 में भी पास हो गए आप अच्छे से नंबर ला लिए तो हम आपको क्या है इनाम देंगे बोलकर हम बच्चों के सलाहियत के हिसाब से उसके क्या है हम लोग उसके तनासुब के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बच्चों को गिफ्ट मुकर्रर करते हैं। ये क्या हो गया आपका मुकर्ररा तनासुब हो गया।
देखिए मैं यहाँ पर ना हर ऑप्शन को इसलिए मैं रिवाइज कर रही इसलिए एक्सप्लेन कर रही ताकि आप लोग को अच्छे से याद रह जाए, आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाए, आप लोग भी क्या है इसको रिवाइज कर सको, ठीक है ना, बाद में से आपको दोबारा पढ़ ना सको क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो रिवाइज करना बनता ही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2009 के आरटी एक्ट के मुताबिक मदरसा जिसमें 1 to 5th जमात हो सदर मुदर्रिस होगा अगर इस मदरसे में तलबा की तादाद इतनी हो। मैंने आरटी 2009 का एक वीडियो अपलोड किया था, उसकी क्लास ली थी, उस पर डिस्कस किया था। 40 मिनट्स के ऊपर कुछ वीडियो है, वो लगभग 40 मिनट्स तो है ही वो। उसमें बताया भी था कि कितने एक स्कूल में कितने बच्चे रहे तो कितने टीचर्स होना ज़रूरी है और एक एचएम का कब होना ज़रूरी है, कितने बच्चों पर, तो वो तमाम चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस की थी कि 30 बच्चे अगर रहे तो 1 टीचर रहेगा, 60 बच्चे रहे तो 2 टीचर्स रहेंगे, 90 बच्चे रहे तो 3 टीचर्स रहेंगे। तो देखिए अब इस सवाल के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है 125 से 149 और दूसरा ऑप्शन है आपका 150 से ज़्यादा। ऑप्शन सी है आपका 75 से 99, ऑप्शन डी है आपका 100 से 124। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो है आपका 150 से ज़्यादा, यानी अगर 150 से ज़्यादा किसी स्कूल में बच्चे हो तो वहाँ पर क्या है 4 टीचर्स का होना ज़रूरी है और एक एचएम का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन है आपका 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट में पीडब्ल्यूडी की इस्तेलाह इसके लिए है, मतलब पीडब्ल्यूडी जो एक्ट है 1995 वो किस लिए बनाया गया था, किसके लिए है, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। जिसमें ऑप्शन ए है आपका अफराद मुश्किलात के साथ, ऑप्शन बी है आपका अफराद माजूरियत के साथ, ऑप्शन सी है आपका आबादी माजूरियत के साथ और ऑप्शन डी है आपका आबादी नुकसानात के साथ। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी अफराद माजूरियत के साथ। पीडब्ल्यूडी जिसको आपको याद भी होगा, पी फॉर क्या है पर्सनल है, डब्ल्यू फॉर आपका वित्त है और डी फॉर क्या है आपका डिसेबिलिटी है। इसके अंदर क्या है माजूर अफराद के ताल्लुक से ये एक्ट को पेश किया गया था। देखिए अगर आपको ना वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसके लिंक को आपके दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। मैं क्या है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रही हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, तो वीडियो को क्या है ज़रूर लाजमी देखें एंड तक बिना स्किप किए, ताकि क्या है आपको दोबारा रिवाइज करना ना पड़े, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कसीर सलाहियतों वाले ग्रुप में इक्तिसाब का एहतमाम करने की एक खूबी है। ऑप्शन ए है आपका आला सलाहियतें वाले ग्रुप मुस्तफिद और अदना सलाहियतों वाले मुतासिर होते हैं। ऑप्शन बी है आपका दोनों आला और अदना सलाहियतों वाले मुतासिर होते हैं। ऑप्शन सी है आपका आला और अदना दोनों सलाहियतों वाले ग्रुप मुस्तफिद होते हैं और ऑप्शन डी है आपका कम अदना सलाहियतों वाले मुस्तफिद और आला सलाहियतों वाले ग्रुप मुतासिर होते हैं। पहले सवाल पढ़िए आप लोग, सवाल को समझिए कि जब हम कसीर सलाहियतों वाले ग्रुप हम जब बनाते हैं, मतलब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ ज़हनी सलाहियतें पाई जाती हैं, तो हम सबको एक जगह मिलाकर बिठाकर हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इस तरीक़ा तदरीस से किसको फ़ायदा होता है बोलकर यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा तदरीस से क्या है, जिसका दिमाग कम होता है, जो पीछे होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, जिसका दिमाग अच्छा होता है, जो शार्प होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अदना दिमाग वालों को भी, अदना सलाहियत वालों को भी फ़ायदा होता है इससे और आला सलाहियतों वालों को भी यहाँ पर फ़ायदा होता है, दोनों को भी फ़ायदा होता है, दोनों भी इससे मुस्तफिद होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी आला और अदना दोनों सलाहियतों वाले ग्रुप क्या है इससे मुस्तफिद होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एनसीएफ 2005 ये मशवरा देता है कि इक्तिसाब को कमरे जमात की 4 दीवारियों से यहाँ मुंतकिल करना चाहिए। एनसीएफ 2005 के 5 उसूल थे, आपको याद भी होंगे। अगर याद नहीं है, अगर किसी को याद है तो वो ज़रूर कमेंट के नीचे ज़रूर लिखे कि वो 5 उसूल एनसीएफ के कौन से हैं, ठीक है ना। मैं देखना चाह रही आप लोग को मेरी वीडियो कितना समझ में आई। जल्दी जल्दी से क्या है आप लोग अभी इसी वक्त कमेंट करिए कि वो एनसीएफ के 5 उसूल कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रेड के हुसूल का इक्तिसाब, ऑप्शन बी है आपका इक्तिसाब का ताल्लुक माली इफादियत से, ऑप्शन सी है आपका इक्तिसाब वसी समाज के ज़मन में और ऑप्शन डी है आपका इक्तिसाब किताबों पर मबनी हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इक्तिसाब वसी समाज के ज़मन में हो। यानी एनसीएफ ये कहता है कि आप जो पढ़ाते हो वो क्या है क्लास से बाहर की दुनिया से भी वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको इक्तिसाब किताबों पर मबनी है।
एनसीईआरटी ये कभी नहीं करता, ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ आप किताबों के ऊपर ही मुनहसिर रहो, किताबों के ऊपर ही डिपेंड रहो। सिर्फ एक किताब ही एक क्या है यहाँ पर जरिया नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। किताब से हटकर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या है यहाँ पर बच्चे को सिर्फ रटा कर नहीं पढ़ा सकते, बच्चे को सिर्फ रटने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है ना। माली इफादियत भी ये नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। ग्रेड, सिर्फ ग्रेड दे देना बच्चों को, खाली ग्रेड हासिल करना, ग्रेड देना, ये भी क्या है एनसीएफ का क्या बोल सकते हैं हम लोग, एनसीएफ इसको नहीं कह सकता। ये हमारा सिर्फ मकसद नहीं हो सकता। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्कूल से हटकर बाहर की दुनिया से भी हम लोग जोड़ सके। मैं आप लोग को मिसाल भी दी थी मैथ्स के अंदर कि जब हम बच्चों को जमा तफरीक ये करा रहे हम लोग, तो बच्चा जब स्कूल को जाता है तो हम लोग बच्चों को मिसाल देना कि आप स्कूल को आप क्या है दुकान को गए तो आप वहाँ पर कितने पैसे दिए, कितने वापस आए, आपको ये मिसाल दी थी मैं, याद भी होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इक्तिसाब वसी समाज के ज़मून में, मतलब समाज से भी ये जुड़ा होना चाहिए, चाहे स्कूल की चार दीवारी से हटकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हस्बे ज़ैल को जोड़िए। यहाँ पर देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज के ताल्लुक से सवाल दिया गया है, यानी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलिकुलिया, डिसफ्रेजिया, इसका ताल्लुक किससे होता है उसको यहाँ पर सही जोड़ से आपको जोड़ना है, ठीक है ना। अब डिसलेक्सिया तो मैंने आपको पढ़ाई था कि डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में दुश्वारी आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो पहला जो आपका डिसलेक्सिया है वो यहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन मतलब कॉलम बी में जो सी है पढ़ने में मुश्किलात, उससे आपको यहाँ पर उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो डिसकैलिकुलिया है वो क्या है, रियाजी से मतलब मैथ्स से, कैलकुलिया से आपको मैं कैलकुलेटर याद करने के लिए बोली थी मैं। कैलकुलेटर का काम किस में आता है, मैथ्स में आता है। तो जो डिसकैलिकुलिया है वो है कॉलम बी के अंदर जो ए है आपका रियाजी मुश्किलात, उससे इसको आप लोग जोड़ लीजिए, ये उसका जोड़ है। डिसग्राफिया, ग्राफिया यानी लिखने से क्या है, लिखने के ताल्लुक से है, तो ये क्या है तहरीर में मुश्किलात है। उसके बाद डिस्प्रेक्सिया क्या है आपका, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है आपके, यानी हर की महारतों में आपको मुश्किलात पेश आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट में क्या आना है, सी आना है, सेकंड में ए, थर्ड में डी और फोर्थ में बी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप प्राइमरी स्कूल के मुअल्लिम हैं, आप इनमें तख्लीकियत यानी इख्तिराइयत को परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है आपका सिर्फ आला कारकर्दगी वाले बच्चों में, ऑप्शन बी है आपका फरमाबरदार बच्चों में, ऑप्शन सी है आपका तमाम बच्चों में, और ऑप्शन डी है आपका सिर्फ ज़हनी बच्चों में। मतलब आप एज ए टीचर बच्चों में आप क्रिएटिविटी को लेकर आना चाह रहे, बच्चों के अंदर आप क्रिएटिविटी को परवान चढ़ाना चाह रहे, तो किस तरह के बच्चों में आप ये क्वालिटी को या फिर ये चीज़ को आप परवान चढ़ाएंगे। तो क्या है आपको एज ए टीचर क्या है तमाम बच्चों में इस क्रिएटिविटी को आपको परवान चढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। सिर्फ जो शार्प बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको आप क्या है क्रिएटिव नहीं बना सकते, ठीक है ना। जो आपकी बात मानते वो बच्चों को क्या है खाली आप क्रिएटिव नहीं बना सकते, या फिर जिससे आपको मोहब्बत है सिर्फ वो बच्चों को आप नहीं ले सकते, बल्कि तमाम बच्चे हमारी नज़र में एक होते हैं। तो एज ए टीचर हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि हम तमाम बच्चों को एक साथ एक नज़र से देखें और तमाम के तमाम बच्चों में क्या है हम लोग क्रिएटिव को परवान चढ़ाने की कोशिश करें, यानी इख्तिराइयत को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौमौलिद इस्तिलाह जाहिर करती है, यानी नौमौलिद किसको कहा जाता है, वो इसका ये सवाल है। तो ऑप्शन ए है आपका 2 साला बच्चा, ऑप्शन बी है आपका रहम मादर में बच्चा, ऑप्शन सी है आपका नौज़दा बच्चा, और ऑप्शन डी है आपका 1 साला बच्चा। नौज़दे बच्चे को ही हम क्या कहेंगे, नौमौलिद कहेंगे, यानी इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल एक अजीम तरीन मुंतकिली इक्तिसाब में मददगार नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एक तरीक़ा तदरीस नहीं है बिल्कुल यहाँ पर बता रहा, तो वो कौन सा है। एक है आपका उसूल क़वाइद और तामीम के इक्तिसाब के ज़रिए, दूसरा है आपका इक्तिसाब रटी हुई या याददाश्त के ज़रिए, तीसरा है आपका मौजूदा इक्तिसाब को साबिक़ा से जोड़ना, और चौथा है आपका मौजूदा इक्तिसाब को ज़िंदगी के तजुर्बात से जोड़ना। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी इक्तिसाब रटी हुई याददाश्त के ज़रिए। आप क्या है किसी भी चीज़ को रट कर उसको मुंतकिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप लोग।
इक्तिसाब को आप साबिक़ा मालूमात से जोड़कर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से जोड़कर भी उसको आप लोग सीख सकते हो, ठीक है ना। रूल्स और उसूल्स के ज़रिए भी आप उसको सीख सकते हो, आप ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आप सीख रहे तो एक सीक्वेंस से सीखना ये भी ज़रूरी है, उसके उसूल को भी आप जानना ज़रूरी है। लेकिन आप क्या है, किसी भी चीज़ को खाली रट रहे आप, ठीक है ना, तो ये रटने का जो तरीक़ा होता है ये क्या है, इसके ज़रिए आप क्या है क्या बोल सकते हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इसको दूसरे सामने की चीज़ों में इसको। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी इक्तिसाब रटी हुई याददाश्त के ज़रिए। तामीम उसूल क़वाइद और तामीम का इक्तिसाब, यानी यहाँ पर ये इसमें देखिए जो हम सीखते हैं जिस चीज़ को हम, वो क्या है, मिला-जुला होता है, मिला-जुला हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसके ज़रिए भी हम इक्तिसाब कर सकते हैं, इक्तिसाब यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। लेकिन रोट मेमोरी इससे हम लोग क्या है, सिर्फ रटना या फिर रटी हुई याददाश्त के ज़रिए इक्तिसाब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीके में तलबा मफरूज़े की तश्कील करते हैं और मफरूज़े की जांच करके इख्तिताम पर पहुंचते हैं। ऑप्शन ए है आपका बयानिया तरीक़ा, ऑप्शन बी है आपका गुरूही मुबाहिसा, ऑप्शन सी है आपका तफ्तीशी तरीक़ा और ऑप्शन सी है आपका मशागली तरीक़ा, यानी एक्टिविटी मेथड। तो एक्टिविटी मेथड के अंदर देखिए बच्चे क्या करते हैं, जब हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी देते हैं, कुछ हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, तो बच्चे क्या है उसके अंदर मफरूज़े की तश्कील भी करते हैं, मफरूज़े की वहाँ पर जांच भी करते हैं और फाइनल रिजल्ट के ऊपर बच्चे पहुँचते हैं, ठीक है ना। खाली बयानिया यानी लेक्चर मेथड में क्या है, खाली लेक्चर दिया जाता है, इसमें तो बच्चे किसी भी चीज़ पर जांच नहीं कर सकते, मफरूज़े की तश्कील नहीं कर सकते। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, बच्चे ग्रुप में सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें बच्चे क्या है प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन रहता है यहाँ पर। उसके बाद जो तफ्तीशी तरीक़ा है यानी इंक्वायरी मेथड है, इंक्वायरी मेथड में क्या है, सिर्फ इंक्वायरी करने का रहता है, ठीक है ना। बच्चे फिर यहाँ पर जांच नहीं कर सकते बच्चे। लेकिन जो मशागिली तरीक़ा है, जो एक्टिविटी मेथड है, यहाँ पर बच्चे को हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, बच्चे इसमें शामिल होते हैं, बच्चे पूरे गौर व फिक्र के साथ बहुत गौर करते हुए, लॉजिक थिंकिंग लगाते हुए, एनालिसिस करते हुए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मफरूज़े की जांच करते हैं यहाँ पर और एक फाइनल रिजल्ट पर पहुँचते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी मशागिली तरीक़ा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। 1 सेकंड का भी काम नहीं रहता, देखिए लाइक करने में। इतने पीछे क्यों रहते हैं आप लोग, इतना कंजूसी क्यों करते, समझ में नहीं आता। आप लोग को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रही मैं, इतना आपको फ़ायदा हो रहा, फिर भी आप लोग एक लाइक करने इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, बहुत अफ़सोस होता। देखिए भाई क्या करते, क्या लेकर जाना है, आप लोग को एक लाइक करे तो हो गया ना, लाइक करने भी इतनी कंजूसी बना कर रहे हैं। और देखिए जो लोग ना प्रैक्टिस पेपर करवाइए बोलकर बोल रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर यूट्यूब पर करवाना मुश्किल है। आप लोग को मैं टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही, उस लिंक के ज़रिए आप लोग टेलीग्राम के चैनल पर आ जाइए। वहाँ पर क्या है, सारे पेपर्स मतलब हर सब्जेक्ट की वहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, बहुत सारे लोग को फ़ायदा भी हो रहा है, तो आप लोग भी वहाँ पर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनाम एक मौसर आला है कारकर्दगी बढ़ाने का, ये इस किस्म की मुहर्रिकी की निशानदही करता है। ऑप्शन ए फितरी, ऑप्शन बी दाखिली, ऑप्शन सी खारिजी, ऑप्शन सी तहसीली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी खारिजी, जिसको हम इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या है, बच्चों को इनाम का देना बहुत ज़रूरी होता है, इनाम यहाँ पर बहुत माने रखता है। जबकि जो आपका दाखिली होता है यानी इंट्रिंसिक, यहाँ पर इनाम उतने मायने नहीं रखता। तो खारिजी यानी एक्सट्रिंसिक के अंदर इनाम बहुत माने यहाँ पर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामू मदरसे के नाखुशगवार तजुर्बात की वजह से तर्क मदरसा हो गया है, ये हज़्ज़े ज़ैल कानून की मिसाल है। ऑप्शन ए कानून रजियत, ऑप्शन बी कानून बालातर गैर या फौरी बाजियाबी, ऑप्शन सी है आपका कानून मजदूदी और ऑप्शन डी है आपका कानून तासीर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। तो 3 थॉर्नडाइक के 3 लॉस है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडिनेस है और लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो तीसरा तरीका है थॉर्नडाइक का, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें मैंने बताया भी था कि बच्चों को हम जितना अच्छा स्कूल का माहौल हम लोग मुहैया करेंगे, बच्चे पर स्कूल का माहौल अगर असर हुआ, उसका अच्छा असर हुआ, तो बच्चा क्या है स्कूल को आएगा। अगर स्कूल का माहौल उसके ऊपर अच्छा असर नहीं करेगा,
स्कूल के टीचर्स उसके साथ अच्छे नहीं रहेंगे, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो बच्चा भी क्या है स्कूल को आना बंद कर डालेगा। ठीक है ना, अगर स्कूल का माहौल अच्छा और खुशगवार नहीं रहा तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कानून असर यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरेक्शन के मुताबिक इन्फनाने शबाब का दौर इस बहरान से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका तखलीद ब मुकाबिला अलहदगी, ऑप्शन बी है आपका शनाख्त ब मुकाबिला किरदारी उलझन, ऑप्शन सी है आपका पेशकदमी ब मुकाबिला कसूर या खता, और ऑप्शन डी है आपका एतबार ब मुकाबिला ला एतबार। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है शनाख्त ब मुकाबिला किरदारी उलझन। ये क्वेश्चन है आपका, लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी इसकी मिसाल है। मैंने लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी की मिसाल दी भी थी, मैं आपको याद भी होगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, और किस वजह से मैं वो मिसाल दी थी उसको भी आप कमेंट में करिए। तो ऑप्शन ए है आपका जहनी दबाव, ऑप्शन बी है आपका रजत, ऑप्शन सी है आपका अक्ली जवाब, और ऑप्शन डी है आपका रद्द अमल की तश्कील। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी अक्ली जवाज। अक्ली जवाज में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो चीज़ हम लोग को हासिल नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, सामने वाली चीज़ को हम लोग उसकी गलती बताकर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं, हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। ठीक है ना, तो लोमड़ी भी क्या करी थी, अक्ली जवाज के तरीके में उन अंगूर खाने के लिए बहुत कोशिश करी, उसको अंगूर हाथ नहीं लगे, तो लास्ट में लोमड़ी क्या करती, अंगूर ही खट्टे हैं बोलकर चले जाती। ठीक है ना, जबकि अंगूर मीठे रहते। ठीक है, ये जहनी दबाव जिसको हम इंग्लिश में रिप्रेशन कहते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका जहनी दबाव हो गया। रजत यानी जिसको हम इंग्लिश में रिग्रेशन कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रजत के अंदर कि कोई चीज़ हम लोग को नहीं मिल रही हो तो यहाँ पर हम छोटे बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं हम लोग। ठीक है ना, छोटे बच्चों के जैसा हम लोग रोते हैं। ठीक है, उसके बाद रद्द अमल की तश्कील में क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन फॉर्मेशन यानी हम लोग को दिल में एक चीज़ रहती और हम लोग सामने एक जाहिर करते। मैं भूख की मिसाल ली थी कि हम किसी के पास मेहमान बनकर जाते हैं, हम लोग को भूख लगती, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नहीं अभी भूख नहीं लग रही बोलकर बोलते हैं हम लोग, खाओ बोले तो कोई भी। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, आपको याद भी आ गई होंगी उम्मीद करती हूँ मैं। ठीक है ना। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, प्राइमरी स्कूल के तुलबा की बालिदगी की तरतीब का मुताला करने के लिए माहिरीन नफ्सियात एक मंडल के 1 to 5 जमातों के तुलबा को मुंतखब करके एक साल में अपना मुताला यानी स्टडी करता है। वो तहकीक का तरीका जो माहिरीन ने अपनाया, मतलब एक माहिरीन क्या करें, एक मंडल के बच्चों को फर्स्ट से प्राइमरी के बच्चों को लिए, एक क्लास से लेकर 5th क्लास के, और उन लोग के ऊपर स्टडी करे। तो स्टडी करने के तरीके को क्या कहते हैं बोलकर यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका बालिदगी का मुताला, ऑप्शन बी है आपका केस स्टडी, ऑप्शन सी है आपका क्रॉस सेक्शनल मुताला, और ऑप्शन डी है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी या फिर मुताला। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक था आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी और दूसरा था आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ठीक है ना, लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन सी यानी क्रॉस सेक्शनल मुताला। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है आपका, क्रॉस सेक्शनल के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को लेकर उनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही बच्चे को लेते हैं और एक ही बच्चे पर हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन आपके सवाल में पूछा जा रहा है कि एक माहिर नफ्सियात ने एक मंडल के 1 से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को लिया है। अब 1 से लेके 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ एज वाले बच्चे होते हैं, एक एज वाला तो नहीं आता, कोई 5 साल का होता है, कोई 6 होता है, कोई 7, कोई 8, कोई 9, तो कोई 10, लगभग 10 या 11 साल तक के बच्चे तो 5 क्लास में होते ही है। ठीक है ना, तो हर अलग अलग उम्र के बच्चे आ गए क्रॉस सेक्शनल के अंदर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल में सिर्फ एक ही बच्चा होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ बच्चे नहीं होते, सिर्फ एक ही बच्चे पर स्टडी की जाती है। 1 से लेकर जायद बच्चों के ऊपर, जायद उम्र वाले बच्चों के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दे, लाइक तो बनता ही है भाई। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, कोहलबर्ग के मुताबिक इस दर्जे में बच्चे के अखलाक सजा के खौफ से कंट्रोल पाते हैं। ऑप्शन ए है आपका सता सुवम,
यानी स्टेज 3, ऑप्शन बी है आपका सतह तहारुम यानी स्टेज 4 और ऑप्शन सी है आपका सतह अव्वल यानी स्टेज 1 और ऑप्शन डी है आपका सतह दुव्वम यानी स्टेज 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी सतह अव्वल स्टेज 1। स्टेज 1 में बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के गुस्से की वजह से सजा बचने के लिए क्या करते हैं, गलत काम करने से रुक जाते हैं। जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं तो उनको फौरन याद आता है कि माँ बाप ये काम करने पर उसको सजा देंगे, उसको मारेंगे या फिर गुस्सा करेंगे। इस वजह से क्या है, बच्चे के अंदर अखलाकी नशोनुमा फरोग पाती है। बच्चे यहाँ पर रुक जाते हैं सजा की डर से, स्टेज किसके अंदर, 1 के अंदर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी सतह अव्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्तिसाब किरदार में डैश के जरिए आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली है। ऑप्शन ए नमू नशोनुमा, ऑप्शन बी हाफिजा, ऑप्शन सी तजुर्बा, ऑप्शन डी पुख्तगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी तजुर्बा। तजुर्बे के जरिए क्या है, हम लोग इक्तिसाब को सीखते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे अंदर क्या है, मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आती रहती है। जब हमें किसी चीज़ का तजुर्बा हो जाता है तो हम वो दोबारा क्या है, हम लोग उस गलती को हम लोग नहीं दोहराते, ठीक है ना। तजुर्बात के जरिए भी क्या है, हमारा इक्तिसाब क्या है, कंटिन्यू रहता है। यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, हमारे किरदार में तब्दीली आती है। क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की के मुताबिक ज़ाती गुफ्तगू का मकसद इसके लिए होता है। ऑप्शन बी बच्चों की अनामरकूज बालिदगी, ऑप्शन बी बच्चों की खुद रहनुमाई, ऑप्शन सी बच्चों की खुद एहतिसाबी और ऑप्शन डी है आपका वालिदैन का बच्चों को हिदायत देना। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी बच्चों की खुद रहनुमाई। मैंने वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसमें बताया भी था कि बच्चे अपने आप से जब बात करते हैं, ठीक है ना, अपने आप को एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप से ही बात करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, वाइगोस्की की जुबान में प्राइवेट स्पीच कहते हैं हम लोग अपने आप से बात करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को खेलते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि नहीं यहाँ पर ये नहीं आना, ये चीज़ यहाँ पर आ जाना बोलकर क्या है, बच्चे अपने आप से ही बात करते हैं, अपने आप को ही बोल लेते हैं, अपने आप की ही रहनुमाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, उसको वाइगोस्की की जुबान में। बच्चों की अनामरकूजियत, तो ये क्या है आपका ईगोसेंट्रिक, ये पियाजे का है, ये पियाजे ने इसको कहा था, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी बच्चों की खुद रहनुमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफिलोकॉडल बालिदगी जाहिर करती है कि बालिदगी का फरोख्त होता है। यानी सेफिलोकॉडल किसको कहते हैं, यहाँ पर किस चीज़ की नशोनुमा होती है, किसकी बालिदगी होती है, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका नाफ से सर तक, ऑप्शन बी है आपका पैर के अंगूठे से नाफ तक, ऑप्शन सी है आपका सर से पैर के अंगूठे तक और ऑप्शन डी है आपका दरमियानी हिस्से से दूसरे हिस्सों तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी सर से पैर के अंगूठे तक जो नशोनुमा होती है, जो नमो होती है, उसको हम सेफेलोकॉडल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम लर्निंग इस नजरिए पर मबनी है। ऑप्शन ए मुशाहिदती इक्तिसाबी नजरिया, ऑप्शन बी सही व खता का इक्तिसाबी नजरिया, ऑप्शन सी क्लासिकल मशरूत नजरिया और ऑप्शन डी है आपका ऑपरेंट मशरूत नजरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑपरेंट मशरूत नजरिया, जिसको BF स्किनर ने पेश किया था। ऑपरेंट यानी अमली मशरूतियत के नजरिए को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को हम लोग पार्ट्स में कर हम लोग सीखते हैं यहाँ पर अमली मशरूतियत के अंदर, ठीक है ना। इसको इसलिए स्किनर ने क्या है, इसको प्रोग्राम लर्निंग पर मबनी नजरिया भी इसको कहा था। ये क्वेश्चन है आपका, हस्बे ज़ैल एक तश्कीली जांच का मकसद नहीं है। यानी नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर से जो आपका एफए है, एफए का मकसद नहीं है बोलकर है, तो एफए का क्या मकसद नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका वालिदैन को इनके बच्चों की पढ़ाई के मुतालिक बाज रसाई देना। ये तो बिल्कुल है ये कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों के ताल्लुक से क्या है, माँ बाप को उसका फीडबैक देना, ये FA1 का ही पार्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, पढ़ाई के कोर्स की तकमील का सर्टिफिकेट देना। यानी जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उस कोर्स का सर्टिफिकेट देना बच्चे को, ये क्या है, FA1 का पार्ट तो नहीं है, ये एस्से का पार्ट हो सकता है, क्योंकि आप क्या है पूरा बच्चों को पढ़ाने के बाद लास्ट में वहाँ पर जांच करने के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट देते यानी रिपोर्ट देते, ये एस्से का लास्ट में पार्ट बन सकता है, लेकिन ये एस्से का नहीं बन सकता।
ऑप्शन सी है आपका तुलबा को इनकी शिरकत और तकसीम के मुतालिक बाद रसाई देना। मतलब यहाँ पर हम बच्चों को भी, हम लोग बच्चे जो पार्टिसिपेशन करते हैं किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ को सीखने में या फिर किसी चीज़ को समझने में, तो उससे भी क्या है हम लोग को फीडबैक हासिल होता है, बच्चों को भी हासिल होता है और हम लोग को भी हासिल होता है। ये भी क्या है आपका एफए का पार्ट है। ऑप्शन क्या है आपका डी है, मुअल्लिम को इनकी तदरीस के मुतालिक बाद रसाई देना। वही भाई टीचर को भी यहाँ पर क्या है फीडबैक हासिल होता है बच्चों के जरिए, बच्चों की तालीम के जरिए। ये भी क्या है आपका एफए का पार्ट है। तो जो एफए का पार्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी पढ़ाई के कोर्स की तकमील का सर्टिफिकेट देना। ये एफए का पार्ट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीएफ 2005 के मुताबिक मदरसे में जराए तालीम है। ऑप्शन ए है आपका अंग्रेजी, ऑप्शन बी है आपका हिंदी या संस्कृत, ऑप्शन सी है आपका घरेलू जुबान और ऑप्शन डी है आपका कसीर लिसानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी घरेलू जुबान, यानी मादरी जुबान। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को आप क्या है मादरी जुबान में तालीम दे। एनसीएफ ये नहीं कहता कि आप अंग्रेजी में तालीम दो या फिर हिंदी में तालीम दो या फिर बहुत सारी जुबानों में तालीम दो, बल्कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे की जो मादरी जुबान होती है उस मादरी जुबान में उसको तालीम आप देना, ये एनसीएफ बताता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगर MA = CA तब IQ क्या है। ये तो IQ का फॉर्मूला है, इसका तो आसान जवाब है, सभी को मालूम होता है। IQ क्या होता है, 100 ही होता है। ठीक है ना। इसका IQ का फॉर्मूला यहाँ पर डाल रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। आसान जवाब है इसका। तो ये थे देखिए 30 क्वेश्चंस। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हुई होंगी और आप लोग खुद देख सकते हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस ली हूँ यहाँ पर और जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं आपके प्रीवियस ईयर के, वो तमाम के तमाम क्या है मेरी वीडियो से ही है। देखिए ठीक है ना। आप जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखे हैं वो लोग फटाफट इसके आंसर्स कर भी दिए होंगे। आप लोग को मेरे समझाने का तरीका और उसकी मिसालें याद भी आई होंगी इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो एक भी वीडियो कुछ भी बेकार नहीं है, देखिए उसका सबूत आपके सामने ही है। पूरे क्या है आपको जो मैं पढ़ाई हूँ उसी के अंदर से ही आता है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस इसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है ना। और अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को क्या है ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। इसके फर्स्ट में जो मैं सेकंड जो क्वेश्चन क्या है डिस्कस की थी उसको एक मरतबा अच्छे से देख लीजिए कि अनइन्वॉल्व्ड किसको कहते हैं, परमिसिव किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।